उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत ये शुरू हो गई है कि इंडिया शायद रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है। और रहा सवाल आपके बाइकआउट का, तो बाइकआउट की धमकी उनकी एक्सेप्टेबल है, इसलिए कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनको आके दिखा सकें। हमने अगर कश्मीर नहीं लिया तो उसने हमसे कश्मीर खुद भी नहीं लिया, उसने कोई और इलाका हमसे नहीं लिया। बॉर्डर अपने हाँ, वो तो ये अगर वो कश्मीर को लेके बैठा हुआ है तो या तो वो उसमें इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, वो किसी और लाहौर पे कर ले, साहिवाल पे कर ले, उकाड़ा पे कर ले, किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके पास तब भी थे जब हमने उनको करगिल में मारा था। न्यूक्लियर वेपन्स तो तब भी थे जब बालाकोट में मारा था। तो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होनी, और होगी तो फिर उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास कितने हैं और कैसे न्यूक्लियर वेपन्स आगे बताएंगे। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता है। ठीक है, आपने वहाँ पर भेज दी श्रीनगर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, कश्मीर के अनंतनाग में जो टेररिस्ट हमला हुआ था हमारे आर्मी पर, उन टेररिस्ट को हमारे आर्मी ने मार गिराया है और सक्सेसफुली 72 उर के पास डिलीवर कर दिया है। लेकिन इस हमले में हमारे 3 वीर जवान शहीद हुए हैं और जो इन आतंकवादियों में चौथा आतंकवादी था वो बचने के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ भाग रहा था और इस टेररिस्ट को बचाने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे आर्मी पर फायर किया। लेकिन जो चौथा आतंकवादी था वो काफी बुरी तरीके से घायल हुआ था और वो पाकिस्तानी बॉर्डर के पार जाकर वहाँ पे मर गया। लेकिन दोस्तों, इस जिहादी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अब इंडिया को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। यही सोचकर अब पाकिस्तान के हाथ पैर कांप रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स के बीच में कुछ बातचीत शुरू हो गई है। बातचीत ये शुरू हो गई है कि इंडिया शायद रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर सकता है, और इंडिया रिटेलिएटरी स्ट्राइक करे या सर्जिकल स्ट्राइक करे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ये कोई ऑफिशियल लेवल पे बातचीत नहीं है, ऑफिशियल लेवल पे अलग बातचीत हो रही है, अलग मीटिंग्स हैं। ये जो अनऑफिशियल बातचीत करते हैं उसके ऑफिसर्स, ये मेरे पास अंदर की खबर आ रही है वो ये कि वहां के कुछ जर्नलिस्ट जो बता रहे हैं वो ये कि आपस में ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उधर के जर्नलिस्ट ये नहीं बताते कि घबराए हुए हैं, पसीने आ रहे हैं और टांगे कांप रही है, ये तो यार सादिक बता गए थे, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं बताते। जर्नलिस्ट वहां के बता रहे हैं कि आपस में बातचीत चल रही है कि हम कैसे टैकल करेंगे। पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोच रही है, पता नहीं आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, पता नहीं एयरफोर्स चीफ क्या सोच रहे हैं, लेकिन वो बात कर रही है। हो सकती है और मामला गड़बड़ा सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज में इलेक्शन सामने खड़े हैं और कोई भी कंट्री इस समय पंगा लेने के मूड में नहीं होगा। अपनी पब्लिक ओपिनियन भी देखेंगे और साथ में ये भी कि इंडिया की पब्लिक ओपिनियन इस समय क्या बोलती है। इंडिया की पब्लिक ओपिनियन इस समय ये बोलती है कि ठोको। ठोको मतलब ये जरूरी है, कैसे भी ठोको, मतलब जरूरी नहीं है कि आप अटैक ही करें, मारो उन्हें और मार के वापस आओ। डरने से काम थोड़ी चलेगा। न्यूक्लियर वेपन्स तो उनके पास तब भी थे जब हमने उनको करगिल में मारा था। न्यूक्लियर वेपन्स तो तब भी थे जब बालाकोट में मारा था। तो न्यूक्लियर वॉर तो नहीं होनी, और होगी तो फिर उसके बाद हम बताएंगे हमारे पास कितने हैं और कैसे न्यूक्लियर वेपन्स आगे बताएंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सबको सेफ रखेंगे ताकि कमांड रहे, चाहे मरे हम, मर जाऊं मैं, मर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली पे अगर न्यूक्लियर वेपन डाला तो मैं भी मरा, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर स्टाफ चीफ, ये सारे के सारे सेफ रहेंगे और ये कमांड में देंगे हर चीज को, और ये मारेंगे और गंदा मारेंगे। याद रखना, पाकिस्तान में कुत्ता भी जिंदा नहीं बचेगा। ये जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आजकल, अच्छा एक्चुअली क्या है, मैं इस पे बात कर रहा था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी आजकल लैंग्वेज उनकी चेंज हुई है। क्यों चेंज हुई है ये भी बताऊंगा। पहली चीज के बातचीत हो रही है और उनको, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों को, पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को समझ में आ रहा है कि मामला गड़बड़ा रहा है, थोड़ा छाता खोल लो। पाकिस्तानी जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है वहां पे जो बातचीत चल रही है, वहां पे मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी मीटिंग, बड़ी मीटिंग होगी कोर कमांडर लेवल पे, मतलब 5-10 बुलाए तो वो तो सबको पता चल जाएगी, इंडिया को पता चल जाएगी। इसलिए एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है। आर्मी के सीनियर्स एक से मिलकर गया, वो आगे जो से मिला, ऐसे इंडिविजुअल मीटिंग्स चल रही हैं, नो डाउट अबाउट इट। वो इंडिविजुअल मीटिंग्स में क्या बात हो रही है ये तो खैर नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्हें अंदेशा है। ये वही आर्मी चीफ है, वो ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो आर्मी चीफ बैठता था, जिसकी टांगें कांप गई थी और पसीने आ गए थे। मैं नहीं बोल रहा,
अयाज सादिक ने बोला था आप ही के अपने लीडर है, मैं तो नहीं हूँ, इंडिया के किसी लीडर ने नहीं बोला था, सच बात तो ये। अब आप इंडियन लीडर्स को कोट करते हो तो मैं आपके लीडर्स को तो कोट कर ही सकता हूँ ना। आगे बात करते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को भी फोन आया। अब ये किसने मुझे बताया मैं ये नहीं बता सकता आपको, क्योंकि उस जर्नलिस्ट की तो बेचारे की चली जाएगी, जिंदगी चली जाएगी। जर्नलिस्ट को फोन आए हैं पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर से, यानी कि डीजी आईएसपीआर के उस ऑफिस से, ये कि भाई आप एक ब्रेव फेस दिखाइए, ये दिखाइए कि हम डरते नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे। अरे क्या मुकाबला करोगे? करगिल में क्या हुआ था तुम्हारा? 71 में मुकाबला किया था आपने। बालाकोट में क्या मुकाबला किया था? एक अभिनंदन पकड़ा था, 2 दिन में छोड़ दिया और कांप गए थे ऊपर से नीचे तक। मुकाबला करोगे? खैर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ब्रेव फेस दिखाना शुरू हो गए और वो चैलेंज करना शुरू हो गए। कुछ की लैंग्वेज ये हो गई है, मैंने सबको बोला है, मैंने सबको चैलेंज किया, आओ मुझसे बात करो। कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है और इंडिया में इस टाइम ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान के साथ ना तो हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखेंगे, बॉयकॉट पाकिस्तान का वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है। उसकी रीज़न शायद आपको पता हो, मैं बता देता हूँ। कश्मीर में अभी अटैक हुआ 1-2 दिन पहले और उनके फौजी जवानों की जो हैं वो जाने गई और जिसको लेके वो सारा कंट्री गुस्से में है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पे हमेशा से यही इल्ज़ाम लगता है कि भाई पाकिस्तान इस तरह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और फिर जब टीम वहाँ पे जाएगी अगर लेट्स सपोज जाती है तो प्रेशर में रहेगी। किस किस्म के प्रेशर में रहेगी? उस पर अटैक हो जाएगा। तो अटैक तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। ठीक है, ठीक है। हैसियत है पाकिस्तान, मैं तो कहूँगा कि इसके अंदर खेल के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर किसी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही और रहा सवाल आपके बाइकआउट का, ठीक हो गया। तो बाइकआउट की धमकी उनकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसलिए कि हमारी हैसियत नहीं है कि हम उनको आके दिखा सकें। और आपने जो बात की कि भाई स्पोर्ट्स में इस तरीके से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उनकी जो दूसरी स्टेटमेंट है या दूसरा उनका जो स्टांस है वो ये कहते हैं कि भाई कश्मीर में जो चीज़ें हो रही हैं आए दिन वहाँ पे जो है अभी पहले 3 जवानों की जानें गई हैं और अभी आज या कल की खबर है फिर एक जवान की उनकी जान गई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से नफरतें बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं? और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के अलावा कौन मतलब आपको लगता है कि ऐसा फैक्टर हो सकता है कि जो कि वहाँ पर इन्वॉल्व हो? सर देखें, इसके पीछे बहुत सारी आलमी एक दहशतगर्दी चलती आ रही है। बहुत सारी एजेंसीज के अंदर एक दूसरे एजेंसी से काम करते हैं। आप मुख्तलिफ मूवीज़ में, ड्रामास में या देख लें सीज़न वगैरह, उसके अंदर यही चीज़ें हो रही है। MI6 हो गई, ISI हो गई, मुसाद हो गई, FBI हो गई, CIA हो गई, सारे एक दूसरे कंट्री के अंदर से काम कर रहे होते हैं ताकि ये चीज़ आती रहे, क्योंकि सारों के बिजनेस इसी के साथ अटैच हैं। ठीक हो गया। आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आके बैठता है ना, उसके पीछे CIA ही होती है। ठीक हो गया। अगर पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आके बैठता है ना, उसके पीछे भी ISI ही होती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां बिहाइंड होती हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव रोल नहीं प्ले करती। मैं भी यही कहने लगा, बिहाइंड हो, हमें क्या इशू, कोई ISI, हमें तो फख्र है हर चीज़ पे अपने अदारे पे। लेकिन यह कि अगर इस तरह से इल्ज़ाम लगेगा हमारे रिलेशन खराब होंगे, मतलब हमें नहीं चाहिए, हमारे अदारों को नहीं चाहिए कि भाई जस्टिफिकेशन दें या क्लेरिफिकेशन दें कि भाई ये चीज़ें आए, इंक्वायरी करें। जब हम चुप रहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई दाल में कुछ काला है या कि मतलब। सर बात ये है, इसकी हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से। ठीक है। 19 इंडिया को ये चीज़ें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है। हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता। ठीक है। आपने वहाँ पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया? कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए, यही काम उसने सीख लिया। ठीक हो गया। अब वही ट्रेन करके बलोचिस्तान के हमारी बंदे खरीदता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जो हिस्ट्री बताई है, नो डाउट मैं और ये मैं इसी को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब ने ड्रामे के ये उनका एक आपस की बात में आता था, उन्होंने पूरी रिवेल की हुई है उनका प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुक्स में ऐसे बताया जाता है, हमारी बुक्स में तो यही हमेशा बताया जाता है कि जी रात के अंधेरे में चलाक दुश्मन ने अटैक किया और जो सा ये किया गया वो किया गया। मतलब ये है कि रात का अंधेरा हो या दिन का, फिर अटैक तो अटैक होता है अगर किया जाए या ना किया जाए। आपको नहीं लगता कि हमें हिस्ट्री उस तरीके से नहीं बताई जाती? सर